नमस्कार साथियों, मैं सुनील राठौड़ कंपटीशन कोर्स ऐप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण जो क्लासरूम सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में राजस्थान की सीमाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के कुछ प्रचलित भौगोलिक उपनामों की चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके कुछ प्रचलित भौगोलिक उपनाम हैं। ये सब हम पढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को, इस क्लासरूम को, इस एप्लीकेशन को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य करें। उन्हें भी इस क्लासरूम का जो है लाभ प्राप्त करवाने में अपना सहयोग दें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के प्रचलित भौगोलिक उपनाम। तो साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान के प्रचलित भौगोलिक उपनामों की। प्रचलित भौगोलिक उपनाम, तो एक तरफ हम बात करेंगे इन नामों की, वो नाम कौन से क्षेत्र से संबंधित है, और साथ ही साथ हम राजस्थान के मैप में उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो राजस्थान के मैप में हम उन सभी प्रचलित भौगोलिक उपनामों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसा हमारा राजस्थान है। साथियों, एक तरफ हम बात करेंगे प्रचलित जो नाम है, फिर हम बात करेंगे उससे संबंधित क्षेत्र की, कि वह प्रचलित जो भौगोलिक उपनाम है वह भौगोलिक उपनाम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तर में। यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को संयुक्त रूप से या उस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से योधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हमारा पहला जो प्रचलित उपनाम है यह आ जाएगा योधेय प्रदेश। योधेय प्रदेश, तो योधेय प्रदेश का संबंध किससे है? इसका संबंध है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। गंगानगर और हनुमानगढ़, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को सम्मिलित रूप से योधेय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम उसको मार्क कर देंगे। तो पहला हमारा जो भौगोलिक उपनाम है योधेय प्रदेश, तो यह योधेय प्रदेश राजस्थान के मैप में यहाँ पर स्थित है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गड़ नदी का प्रवाह होता है। गंगानगर हनुमानगढ़ से गग्गड़ नदी का प्रवाह होता है, और गग्गड़ नदी के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र को हम नाली या पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो नाली या पाट, तो नाली या पाट जो है यह गग्गड़ नदी के आसपास का क्षेत्र या गग्गड़ नदी बेसिन। बेसिन का मतलब वो क्षेत्र जहाँ से नदी को जल की आपूर्ति होती है। तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह नाली या पाट, गग्गड़ नदी बेसिन। अब राजस्थान में गग्गड़ नदी जो है वो केवल 2 ही जिलों में प्रवाहित होती है, 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। तो निश्चित रूप से नाली या पाट क्षेत्र जो है वह गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। तो राजस्थान के मैप में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। अब अगला जो प्रचलित भौगोलिक उपनाम है वह नाम है शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, तो जो साथियों शेखावटी प्रदेश है यह राजस्थान के इस क्षेत्र में 3 जिलों का एक समूह है। 3 जिले कौन से हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर के इस सम्मिलित क्षेत्र को, चूरू, सीकर और झुंझुनू के इस सम्मिलित क्षेत्र को शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो इनका जो सम्मिलित जो क्षेत्र है वह शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पर सीकर और झुंझुनू जिले, यहाँ एक प्रसिद्ध नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं कांतली। तो साथियों, जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के आसपास का जो अपवाह क्षेत्र है, कांतली के आसपास का जो अपवाह क्षेत्र है, इस अपवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश, तोरावटी प्रदेश, तो तोरावटी प्रदेश ये हो जाएगा कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र या कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। जिस तरह से घग्गर नदी बेसिन या घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र नाली या पाट के नाम से जाना जाता है, उसी तरह कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद गंगानगर का क्षेत्र है बीकानेर और चूरू। तो गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो भौगोलिक उपनाम हमारा हो जाएगा साथियों, वो होगा थली। तो थली जो है ये हो जाएगा गंगानगर, चूरू और बीकानेर का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो गंगानगर, चूरू और बीकानेर का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र थली के नाम से जाना जाता है। अब थली के बाद अगर हम बात करते हैं बीकानेर की, तो साथियों बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। पौराणिक जो प्राचीन काल में इसे जांगलू प्रदेश कहते थे, तो यह जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश जो है साथियों, ये हो जाएगा बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। तो जांगल का संबंध हो जाएगा बीकानेर से। उसी तरह थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसलमेर है, और जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र साथियों कहलाता है मांड या वल्ल प्रदेश। मांड या वल्ल प्रदेश। तो मांड या वल्ल प्रदेश, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा साथियों जैसलमेर से। तो ये कुछ प्रचलित उपनाम, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे। चलिए साथियों, इसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रचलित भौगोलिक उपनामों की। इस टॉपिक से आपको राजस्थान के कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं। आपको यहाँ पर इन नामों को समझते हुए आगे चलना है। अब मांड या वल्ल प्रदेश के बाद एक और जो राजस्थान का महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, वह जोधपुर, पाली का कुछ भाग, नागौर, जैसलमेर का कुछ भाग, बीकानेर का कुछ भाग, बाड़मेर का कुछ भाग, इन सभी भागों से मिलकर जो एक भौगोलिक उपनाम बनता है, वह भौगोलिक उपनाम बनता है साथियों मारवाड़। तो अगला जो भौगोलिक उपनाम हमारे रहता है, वह रहता है मारवाड़ प्रदेश। तब इस मारवाड़ प्रदेश में मुख्य रूप से रहता है साथियों जोधपुर। जोधपुर के अलावा इसमें शामिल होता है नागौर। नागौर के अलावा इसमें पाली का कुछ भाग यानी उत्तरी पाली, उसके बाद इसमें बाड़मेर का कुछ भाग रहता है, जैसलमेर का कुछ भाग रहता है और बीकानेर का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो जोधपुर, नागौर, उत्तरी पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, यह क्षेत्र जो है संयुक्त रूप से मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अब जो नागौर का क्षेत्र है, अगर हम केवल नागौर की बात करते हैं तो नागौर को अहि छत्रपुर, तो अहि छत्रपुर का संबंध जो है यह हो जाता है नागौर से। अहि छत्रपुर, नागौर। अब अजमेर का जो क्षेत्र है, अजमेर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र,
तो अजमेर और राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है, यह पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा का संबंध हो गया किससे? यह हो गया अजमेर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र। ध्यान रखना, अजमेर और राजसमंद के बीच का क्षेत्र। अब चूंकि राजसमंद जो है वह मुख्य रूप से मेवाड़ में सम्मिलित होता है, तो राजसमंद और अजमेर के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यह पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमने यहाँ बात की थी उत्तरी पाली की। उत्तरी पाली जो है वह आता है मारवाड़ प्रदेश में, लेकिन पाली का जो दक्षिणी भाग है, तो पाली का दक्षिणी भाग, उसमें कुछ क्षेत्र जालोर का, कुछ भाग बाड़मेर का और कुछ क्षेत्र यहाँ पर सिरोही का शामिल होता है, और ये सभी क्षेत्र मिलकर बनाते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ये बन गए हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश में साथियों यहाँ हो जाएगा दक्षिणी पाली, उसके बाद उत्तरी सिरोही, यहाँ पर सिरोही जिला है, तो सिरोही जिले का जो कुछ भाग है वह शामिल हो जाएगा गोडवाड़ में। सिरोही के अलावा इसमें शामिल हो जाएगा जालोर और कुछ भाग इसमें बाड़मेर का। तो ये दक्षिणी पाली, उत्तरी सिरोही और जालोर, ये सभी क्षेत्र मिलकर बनाते हैं गोडवाड़ प्रदेश। अब सिरोही का उत्तरी भाग जो है यह शामिल हो गया गोडवाड़ में। तो सिरोही का जो दक्षिणी भाग यहाँ पर है, सिरोही का दक्षिणी भाग, ये आबू पर्वतीय क्षेत्र है, जो माउंट आबू के आसपास का जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो सिरोही का जो दक्षिणी भाग है, या ये जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है अर्बुद प्रदेश। ये हो जाएगा अर्बुद प्रदेश। तो अर्बुद प्रदेश, इसके अंतर्गत दक्षिणी सिरोही या आबू पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी सिरोही या आबू पर्वतीय क्षेत्र, ये हो जाएगा अर्बुद प्रदेश। अब अगर हम बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर की एक तहसील है गुडा मलानी, और इस गुडा मलानी तहसील के आसपास का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है साथियों मलानी प्रदेश। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मलानी प्रदेश। तो मलानी प्रदेश का जो संबंध है, ये हो जाएगा गुडा मलानी। गुडा मलानी कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा बाड़मेर में। तो गुडा मलानी के आसपास का क्षेत्र, गुडा मलानी के आसपास का क्षेत्र, ये हो जाएगा मलानी प्रदेश। तो मारवाड़ की हमने बात की थी, जोधपुर, नागौर, उत्तरी पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का क्षेत्र। फिर हमने बात की है अही छत्रपुर, तो अही छत्रपुर नागौर के आसपास का क्षेत्र। फिर हमने बात की थी मेरवाड़ा की, तो अजमेर और राजसमंद के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह मेरवाड़ा। फिर हमने बात की थी गोडवाड़ की, तो गोडवाड़ जो है साथियों, ये हो जाएगा दक्षिणी पाली, सिरोही और उसके बाद जो है कुछ क्षेत्र इसमें जालोर का। फिर हमने बात की थी अर्बुद प्रदेश की, तो अर्बुद प्रदेश सिरोही का दक्षिणी भाग या आबू पर्वतीय क्षेत्र। और फिर हमने बात की यहाँ पर अभी मलानी प्रदेश की, तो मलानी प्रदेश जो बाड़मेर में जो गुडा मलानी तहसील है, तो गुडा मलानी तहसील के आसपास का क्षेत्र मलानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट में सेव कर लें। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ और भौगोलिक उपनामों की बात करते हैं। आपको यहाँ पर भौगोलिक उपनाम, उनसे संबंधित क्षेत्र, इसके साथ साथ आपको राजस्थान के मैप में उनकी जो लोकेशन है उसको भी आपको अच्छे से पता करना है कि वह क्षेत्र कौन से
वह भौगोलिक नाम जो है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है। इसलिए मैं साथ साथ में आपको मैप के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। अब हमने बात की थी अंतिम मालानी प्रदेश की। अब मालानी प्रदेश के बाद राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जो भौगोलिक उपनाम क्षेत्र है वह क्षेत्र आता है मेवाड़। तो अगला जो महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम है, जो प्रचलित नाम है, यह रहता है मेवाड़ प्रदेश। तो साथियों, जो मेवाड़ प्रदेश है, इस मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल होता है उदयपुर। उदयपुर के साथ साथ इसमें राजसमंद, राजसमंद के अलावा यहाँ पर पश्चिमी भीलवाड़ा। तो ये जो क्षेत्र है इसके साथ साथ यहाँ पर शामिल होता है चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। तो उदयपुर, राजसमंद, पश्चिमी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो ये क्षेत्र जो है सम्मिलित रूप से मेवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी गौरवमय इतिहास इस क्षेत्र का राजस्थान के इतिहास में रहा है। अब मेवाड़ क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सिरोही है, उसके बाद उदयपुर आता है, फिर डूंगरपुर आता है। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इनका जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित रूप से कहलाता है, यह हो जाएगा भौमट प्रदेश। भौमट प्रदेश, इसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत, क्योंकि इसका संबंध अरावली पर्वतीय क्षेत्र से है। तो भौमट जो है यह अरावली का काफ़ी दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है, यह विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है? यह विस्तार रहता है सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का जो पर्वतीय प्रदेश है या पर्वतीय क्षेत्र है, यह पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित रूप से भौमट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान इतिहास की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भौमट भील आंदोलन, तो भौमट भील आंदोलन का संबंध भी इसी क्षेत्र से था। तो ये हमने बात की भौमट प्रदेश की। अब उसके बाद दक्षिणी राजस्थान के दो प्रमुख जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, जो माही नदी यहाँ प्रवाहित होती है, माही नदी से सिंचित माही नदी का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, उस उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को कहते हैं वागड़। वागड़, तो वागड़ जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? वागड़ का संबंध हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो मैदानी भाग है, माही नदी के आसपास का मैदानी भाग, उस मैदानी भाग को हम कहते हैं वागड़। यहाँ ध्यान रखना आप कि जो मैदानी प्रदेश क्षेत्र है या मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग को हम वागड़ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पर्वतीय भाग भी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो पर्वतीय भाग है उसको अलग नाम से जानते हैं। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो पर्वतीय भाग है, यह पर्वतीय भाग मेवल के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो मैदानी भाग है, यह मैदानी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का पर्वतीय क्षेत्र, यह पर्वतीय क्षेत्र जो है मेवल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का मैदानी भाग वागड़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो पर्वतीय भाग है, यह मेवल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात की दक्षिण राजस्थान की। अब यहाँ पर उदयपुर जिला और पास में यहाँ स्थित है प्रतापगढ़ जिला। तो उदयपुर और प्रतापगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ध्यान देना, उदयपुर और प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र, यह सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है व्याघ्रवाट। व्याघ्रवाट, तो व्याघ्रवाट क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उदयपुर और प्रतापगढ़,
उदयपुर और प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र। तो उदयपुर और प्रतापगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यह सीमावर्ती क्षेत्र व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में भी माही नदी का प्रवाह होता है और प्रतापगढ़ में जो माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कहा जाता है कांठल। तो बात करते हैं कांठल क्षेत्र की या कांठल प्रदेश की। तो कांठल प्रदेश जो है, यह प्रतापगढ़ में माही नदी का अपवाह क्षेत्र, माही नदी का अपवाह क्षेत्र। तो हमने बांसवाड़ा डूंगरपुर में माही के मैदानी भाग की बात की। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में माही का जो मैदानी भाग है, वह वागड़ के नाम से जाना जाता है और प्रतापगढ़ में माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, यह कांठल के नाम से जाना जाता है। अब अगर केवल प्रतापगढ़ की बात करते हैं, तो केवल प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, इस प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहते हैं देवलिया। केवल जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इसको हम देवलिया के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, उदयपुर और प्रतापगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यह सीमावर्ती क्षेत्र व्याघ्रवाट। उसके बाद प्रतापगढ़ में माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, यह कांठल, और केवल प्रतापगढ़ के क्षेत्र को यहाँ पर हम कहेंगे देवलिया। तो आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहाँ तक हमने बात की देवलिया की, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले जो हैं, यह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र, यहाँ प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ झालावाड़ जिला है। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले जो हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और प्रतापगढ़ और झालावाड़ में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है साथियों मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश। तो मालवा प्रदेश जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में प्रतापगढ़ और झालावाड़ में जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, यह मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र, तो यह कहलाता है मालवा प्रदेश। अब अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, तो साथियों चित्तौड़गढ़ जो है, इस चित्तौड़गढ़ को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? ये जो जनपद है चित्तौड़गढ़, जब प्राचीन काल में जनपद काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? आप सोचकर कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ये आपके लिए जो है एक सवाल रहेगा। आप कोशिश करें, मैं यहाँ पर उसका मार्किंग जो है वो कर देता हूँ। आप इस क्लास के ख़त्म होने तक उसको सोचकर उसका आंसर आप लिखें। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, तो आप इस क्लास के ख़त्म होने तक जो चित्तौड़ का क्षेत्र जिसे जनपद काल में किस नाम से जाना जाता था, उसको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भीलवाड़ा जिला है और भीलवाड़ा जिले का पश्चिमी भाग साथियों हमने शामिल किया था मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत। हमने कहा था पश्चिमी भीलवाड़ा जो है वह मेवाड़ क्षेत्र में शामिल होता है। अब भीलवाड़ा का जो पूर्वी भाग है,
भीलवाड़ा का पूर्वी भाग है, यहाँ पूर्वी भाग में एक तहसील है जहाजपुर। तो जहाजपुर जो तहसील है साथियों, उस जहाजपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाजपुर तहसील के आसपास का क्षेत्र ये कहलाता है खेराड़ प्रदेश। आप चित्तौड़ का नाम तब तक सोचते रहें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, ये लिखने के बाद मैं उसको बताऊंगा, आप उसके साथ मैच करना। तो हम बात कर रहे हैं खेराड़ प्रदेश की। तो खेराड़ प्रदेश जो है यह जहाजपुर कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा में। तो जहाजपुर के आसपास का क्षेत्र, जहाजपुर के आसपास का क्षेत्र ये हो जाएगा खेराड़ प्रदेश। अब जहाजपुर है, जहाजपुर के पास में टोंक जिला है और टोंक जिले की एक तहसील है देवली, तो सॉरी मालपुरा। तो जो मालपुरा तहसील है टोंक की, तो मालपुरा और जहाजपुर को अगर शामिल कर दें, केवल जहाजपुर की बात की हमने, तो केवल जहाजपुर कहलाता है खेराड़ प्रदेश। लेकिन अगर इस जहाजपुर के साथ मालपुरा को शामिल कर दें तो यह जो संपूर्ण क्षेत्र है यह बन जाता है माल खेराड़। यह हो जाएगा माल खेराड़। तो माल खेराड़ जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा जहाजपुर और मालपुरा। तो जहाजपुर हो जाएगा भीलवाड़ा में और मालपुरा हो जाएगा टोंक में। तो जहाजपुर और मालपुरा का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र सम्मिलित रूप से कहलाएगा माल खेराड़। तो ध्यान रखना, केवल जहाजपुर वो हो जाएगा खेराड़ प्रदेश, और खेराड़ प्रदेश में हमने मालपुरा तहसील को शामिल कर दिया तो यह हो गया माल खेराड़। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम। साथियों यहाँ पर भीलवाड़ा का स्थान है बिजोलिया और उसके पास चित्तौड़ का एक स्थान है जिसे हम कहते हैं भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है ऊपरमाल क्षेत्र हो जाएगा, ये ऊपरमाल। तो अब जो ऊपरमाल है यह हो जाएगा एक तो बिजोलिया हो जाएगा भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ हो जाएगा चित्तौड़ में। तो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र ये हो जाएगा ऊपरमाल। तो ऊपरमाल मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है। अब इसके बाद राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम, इस क्षेत्र में 4 जिलों का एक समूह है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और 4 जिलों का यह समूह कहलाता है हाड़ौती अंचल, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत इसमें 4 जिले शामिल होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है यह सम्मिलित रूप से हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यह है राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम। कुछ भौगोलिक उपनाम और बचे हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। एक जो हमारा सवाल रहा था, हमने कहा था कि चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों यह जो आपने उसका आंसर दिया होगा, तो यह जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है इसको कहते थे शिवी या मेदपाट। तो शिवी या मेदपाट ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, आप इनका रिवीजन अच्छे से करते रहें। अब हम पूर्वी राजस्थान के कुछ और प्रचलित भौगोलिक उपनाम की चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों राजस्थान के पूर्वी भाग में यहाँ से चंबल नदी का प्रवाह होता है, और इस चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में
यहाँ इसको डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो भौगोलिक प्रचलित नाम है हमारा वो हो जाएगा डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र जिसका संबंध हो जाएगा चंबल नदी से, तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र। तो यह क्षेत्र जो है मुख्य रूप से रहता है करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। अब इसके बाद यहाँ साथियों धौलपुर जिला है, धौलपुर के पास भरतपुर जिला है। तो अगर हम केवल धौलपुर की बात करते हैं, केवल बात कर रहे हैं हम धौलपुर की, तो धौलपुर को जो है कोठी क्षेत्र के नाम से, धौलपुर को कोठी के नाम से जाना जाता था। तो कोठी का जो संबंध है यह किससे हो जाएगा? धौलपुर से। अब धौलपुर और भरतपुर की जो सीमा है यह लगती है उत्तर प्रदेश से। तो धौलपुर और भरतपुर का जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, यह क्षेत्र साथियों कहलाता है ब्रिज प्रदेश। यह हो जाएगा ब्रिज प्रदेश। मथुरा क्षेत्र उधर उत्तर प्रदेश का है जो राजस्थान की सीमा से लगता है। मथुरा प्रदेश जो है वो कृष्ण से संबंधित है और इस संपूर्ण क्षेत्र को ब्रिज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिज प्रदेश का संबंध किससे हो गया? यह हो गया धौलपुर और भरतपुर में उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र या उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र। तो ये हो जाएगा ब्रिज प्रदेश। अब भरतपुर का कुछ क्षेत्र लगा था उत्तर प्रदेश से, भरतपुर का कुछ भाग जो है ये लगा हुआ है हरियाणा से भी। तो भरतपुर और साथ में अलवर, तो भरतपुर और अलवर का वह क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है, भरतपुर का वह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा था वह कहलाया था ब्रिज प्रदेश। लेकिन भरतपुर और हरियाणा का जो क्षेत्र भरतपुर और अलवर का क्षेत्र जो है हरियाणा से लगा हुआ है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश। तो मेवात प्रदेश कौन सा हो जाएगा साथियों? मेवात प्रदेश हो जाएगा भरतपुर और अलवर का। भरतपुर और अलवर में हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। तो ये हो जाएगा मेवात प्रदेश। अब ये तो हमने सीमावर्ती क्षेत्र की बात की। अब केवल अगर बात करते हैं अलवर और भरतपुर की, तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है यह कहलाता है सूरसेन प्रदेश। यह हो जाएगा सूरसेन प्रदेश। तो सूरसेन प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा अलवर और भरतपुर से। अलवर और भरतपुर, ये हो जाएगा सूरसेन प्रदेश। और अब अगर बात करते हैं केवल अलवर की, तो केवल अलवर का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र हो जाता है साथियों मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश। राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण था वह मत्स्य संघ था, तो वह यही क्षेत्र था, इसी क्षेत्र से संबंधित था। तो केवल मत्स्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो मत्स्य प्रदेश का संबंध हो जाएगा अलवर के आसपास का क्षेत्र। अब राजस्थान के भौगोलिक उपनामों में एक सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम जो रहता है हमारा, वो नाम रहता है राजस्थान का राजधानी क्षेत्र। बिल्कुल जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यह कहलाता है ढूंढाड़ प्रदेश। तो राजस्थान का राजधानी क्षेत्र है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र
ये हो जाएगा ढूंढाड़ प्रदेश। तो ये राजस्थान के कुछ और प्रचलित भौगोलिक उपनाम, आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, कुछ और भौगोलिक उपनाम जो रह गए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के कुछ जो प्रसिद्ध कस्बे हैं जिनके प्राचीन नामों की हम चर्चा करेंगे। साथियों, राजस्थान के इस क्षेत्र में हरियाणा का सीमावर्ती भाग है और हरियाणा के इस सीमावर्ती क्षेत्र को राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राठ प्रदेश, तो राठ प्रदेश जिसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा हरियाणा से सटा हुआ भाग या हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र, हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। अब मेवाड़ क्षेत्र में एक और भौगोलिक उपनाम आता है जो राजसमंद और उदयपुर के बीच में है। राजसमंद का एक स्थान है कुंभलगढ़, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उदयपुर का एक स्थान है गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा का यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है बोराट क्षेत्र। हमने इससे पहले भौमठ क्षेत्र की बात की थी। तो भौमठ क्षेत्र जो है वह सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का पर्वतीय क्षेत्र था। यहाँ थोड़ा सा नाम में फ़र्क है, यह है बोराट क्षेत्र। तो बोराट जो है यह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र ये हो जाता है बोराट क्षेत्र। तो ये राजस्थान के कुछ प्रचलित उपनाम, भौगोलिक उपनाम। आप राजस्थान के मैप में भी इनको अच्छे से पहचानने का प्रयास करें, उसकी लोकेशन को पता करें कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार राजस्थान का मैप देकर उसमें आपसे पूछा जाता है, अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि निम्न स्थानों पर राजस्थान के भौगोलिक उपनामों को पहचानिए। तो इसलिए साथ साथ मैं मैप में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि थ्योरी के साथ साथ मैप में भी उन भौगोलिक क्षेत्रों की लोकेशन आपको अच्छे से पता रहे। अब हम राजस्थान में कुछ जो महत्वपूर्ण कस्बे या जो शहर थे, प्राचीन नाम जो शहर हैं, उनके प्राचीन नामों की हम चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो प्राचीन नाम हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं उपकेशपटन। तो उपकेशपटन जो है यह ओसिया का प्राचीन नाम है। ओसिया कहाँ पर है साथियों? ये है जोधपुर में। यह ओसिया सच्चाई माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सच्चाई माता जो ओसवालों की कुल देवी है। तो यह उपकेशपटन ओसिया का प्राचीन नाम है। उसके बाद हम बात करें तो नाम आता है श्रीमाल। तो श्रीमाल जो है यह भीनमाल का प्राचीन नाम है। भीनमाल जो जालोर जिले में स्थित है, तो भीनमाल का प्राचीन नाम हो जाएगा श्रीमाल। उसके बाद बात करते हैं वृंदावती की। तो वृंदावती जो है यह बूंदी का प्राचीन नाम है। बूंदी को प्राचीन काल में वृंदावती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बलीपुर। तो बलीपुर जो है यह बिलाड़ा का प्राचीन नाम है। बिलाड़ा जोधपुर में है। उसके अलावा अगर हम बात करें चंद्रावती की, तो चंद्रावती जो है यह झालावाड़ का प्राचीन नाम है। तो ये राजस्थान में कुछ जो प्रचलित प्राचीन नाम, जो कस्बों के प्राचीन नाम हैं, हमने उसकी चर्चा की है। हमने कुछ और जो प्रचलित भौगोलिक उपनाम है उसकी हमने चर्चा की है। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये हो गया राजस्थान के प्रचलित भौगोलिक उपनाम और कुछ जो प्राचीन नाम थे कस्बों के और शहरों के, उसकी हमने चर्चा की है। अब हम राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और वह जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था।
साथियों यहाँ से भी आपको एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो संभागीय व्यवस्था पढ़ें उससे पहले आपके लिए 3 सवाल हैं। आपको उनका जो आंसर है वो पता करना है और कमेंट बॉक्स में हमें देना है। सवाल यह रहेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सबसे पहले कब शुरू की गई थी? राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब बंद की गई थी और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तीसरा सवाल यह रहेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू की गई और कौन से मुख्यमंत्री के काल में यह संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई थी। तो ये 3 सवाल आपके लिए रहेंगे और आपको इन तीनों सवालों का आंसर पता करना है और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना है। तो ये सवाल आपके लिए रहेगा। अगली क्लास में हम इन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर बताएं। हम बात करेंगे अब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान में 7 संभाग बने हुए हैं। राजस्थान के कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग का गठन किया गया है। तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। तो हम देखेंगे कौन कौन से संभाग है, कौन कौन से जिले उसमें शामिल है और उन संभागों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा संभाग रहता है वह रहता है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। तो साथियों जोधपुर संभाग जो है, इस संभाग में कुल 6 जिले हैं। संभाग में कितने जिले हो जाएंगे? जिलों की संख्या हो जाएगी इसमें 6 जिले। अब 6 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 6 जिले रहते हैं: जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं। हम यहाँ देखते हैं जैसलमेर यहाँ रहता है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही। तो इन 6 जिलों से मिलकर हमारा पहला जो संभाग है, यह पहला संभाग बना है जिसे हम जोधपुर संभाग के नाम से जानते हैं। ये पहला संभाग। अब साथियों यदि हम इसकी विशेषता की बात करें, इस संभाग की विशेषता की हम बात करते हैं, तो यह संभाग राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग तो वो हो जाएगा जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग के बाद राजस्थान का दूसरा संभाग जिसकी हम चर्चा करेंगे वह रहता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में भी 6 जिले स्थित हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो इन 6 जिलों में, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं यहाँ पर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये राजस्थान का दूसरा संभाग
उदयपुर संभाग। तो जिले इसमें 6 हो गए। 6 कौन कौन से जिले हो गए इसमें? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद। तो ये राजस्थान में उदयपुर संभाग के 6 जिले हैं। और अगर हम इस संभाग की विशेषता की बात करते हैं तो यह संभाग राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संभाग है। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संभाग है। तो यह संभाग रहता है उदयपुर संभाग। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। आगे बात करते हैं हम इसके अलावा अन्य संभागों की। तो जोधपुर और उदयपुर, इन 2 संभाग के बाद जो तीसरा संभाग रहता है हमारा, वह रहता है जयपुर संभाग। तीसरा संभाग रहेगा जयपुर संभाग। तो साथियों, जयपुर संभाग जो है, इस संभाग में कुल 5 जिले हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये रहती है कि राजस्थान के 2 संभाग, जोधपुर और उदयपुर, जिसमें 6-6 जिले हैं, और इनके अलावा जो 4 संभाग है उसमें 4-4 जिले हैं। तो जयपुर राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। तो ये राजस्थान में 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है। अब इसमें जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें जिले रहते हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर और झुंझुनू। तो ये 5 जिले हैं। अब इनकी लोकेशन कहाँ है वो आप देख लें एक बार। तो जयपुर के निकट अलवर, भरतपुर नहीं रहेगा, दौसा रहेगा यहाँ पर। भरतपुर स्वयं संभाग है। तो अलवर के बाद दौसा, यहाँ सीकर और सीकर के निकट झुंझुनू। तो ये 5 जिलों का जो संभाग क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, तो ये राजस्थान का तीसरा संभाग जो जयपुर संभाग है। अब अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, जयपुर संभाग की विशेषता की अगर हम बात करें तो साथियों, यह राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? यह राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अब सर्वाधिक जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। और इसके साथ साथ ये राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। तो खूब सारी विशेषताएं हो गई जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है और सर्वाधिक साक्षरता वाला ये संभाग है। तो ये हो गई जयपुर संभाग की विशेषताएं। अब जयपुर संभाग के बाद हम बात करते हैं अगले संभाग की, और यह अगला संभाग जो रहता है, यह रहता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग, अब राजस्थान के जितने भी संभाग हैं उन सभी संभागों में 4 जिले हैं। तो
2 संभाग जयपुर और उदयपुर जिसमें 6 जिले थे, एकमात्र जयपुर संभाग जिसमें 5 जिले हैं, और अब जो संभाग बचे हैं उन सभी संभागों में 4 जिले स्थित हैं। तो हम बात करेंगे बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो इन 4 जिलों में बीकानेर है, बीकानेर के अलावा यहाँ पर चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये 4 जिले जो हैं वो बीकानेर संभाग का हिस्सा है। अब यहाँ मैप में हम देखें कि ये संभाग कहाँ पर है। तो यहाँ पर बीकानेर जिला है, बीकानेर के बाद चूरू, श्रीगंगानगर और यहाँ हनुमानगढ़। तो ये 4 जिलों से बना हुआ बीकानेर संभाग, चौथा संभाग। अब अगर हम इस संभाग की विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला संभाग, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला संभाग हमने देखा था उदयपुर संभाग था, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला संभाग वो रहता है बीकानेर संभाग। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला संभाग, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला संभाग। तो ये हो जाएगा हमारा बीकानेर संभाग। साथ ही साथ राजस्थान में सबसे कम नदियाँ, राजस्थान में सबसे कम नदियाँ जो है वो भी इसी संभाग में है। तो सबसे कम नदियों वाला संभाग, इस संभाग में, पूरे संभाग में मात्र एक नदी प्रवाहित होती है, गग्गड़ नदी। क्योंकि इस संभाग के 2 जिले बीकानेर और चूरू, तो इन 2 जिलों में यहाँ पर नदी बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में 2 ही ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं है, और गंगानगर हनुमानगढ़ है तो यहाँ पर केवल एक नदी प्रवाहित होती है, गग्गड़ नदी। तो इसका मतलब यह संभाग जो है सबसे कम नदियों वाला संभाग है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे हम राजस्थान के अगले संभाग की ओर। और राजस्थान का जो अगला संभाग है, यह संभाग रहता है कोटा संभाग। अगला संभाग हमारा रहता है, यह रहता है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग जिसके अंतर्गत कुल 4 जिले हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं। और कोटा संभाग को हाड़ौती संभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोटा संभाग या हाड़ौती संभाग, 4 जिले इस संभाग में स्थित हैं। कौन कौन से जिले हैं? हमने अभी भौगोलिक उपनाम की बात की थी। तो जो हाड़ौती भौगोलिक उपनाम है, हाड़ौती क्षेत्र है, उस हाड़ौती क्षेत्र में जो 4 जिले शामिल हैं, वही 4 जिले कोटा संभाग में शामिल हैं। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। एक बार हम राजस्थान के मैप में इसको देख लेते हैं, कौन से संभाग, कौन से जिले इस संभाग में हैं। तो यहाँ पर बूंदी है, बूंदी के बाद कोटा, बारा और ये हो जाएगा झालावाड़। तो ये संभाग 4 जिलों से बना हुआ, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये मिलके बनता है कोटा संभाग। अब अगर हम बात करते हैं कोटा संभाग की विशेषताओं की, कोटा संभाग की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो साथियों, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग हमने पढ़ा था जयपुर, तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोटा संभाग। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर संभाग में और सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग में। इसके साथ साथ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला ये संभाग है। हमने बीकानेर संभाग की बात की थी, तो बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग है, और कोटा संभाग जो है यह सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। साथ ही साथ
यह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी है। ध्यान रखें मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। तो ये हो जाएगा कोटा संभाग। अब कोटा संभाग के बाद हम बात करते हैं अगले संभाग की, और वह संभाग रहता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, तो ये संभाग जो है, इस संभाग में भी 4 जिले हैं, कोई बड़ी विशेष दिक्कत नहीं। तो ये भी 4 जिलों वाला, इससे पहले कोटा संभाग वो भी 4 जिलों वाला। अब भरतपुर में जो जिले हैं संभाग में कौन कौन से हैं, तो यह रहता है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में। देखें हम कहाँ कहाँ पर है ये, तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और यहाँ रहेगा सवाई माधोपुर। तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनसे मिलके बना है भरतपुर संभाग। अब अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो साथियों भरतपुर संभाग जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल में राजस्थान में सबसे छोटा संभाग। हमने जोधपुर संभाग की बात की थी, तो जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था, और भरतपुर संभाग जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। साथ ही साथ यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है। राजस्थान का नवीनतम संभाग है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भरतपुर अगर नवीनतम संभाग है तो यह संभाग कब गठित हुआ था, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ था, ये आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा। तो भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। अब जो अंतिम संभाग बचता है वह रहता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, तो निश्चित रूप से अजमेर संभाग जो है, इस संभाग में भी 4 जिले स्थित हैं। जिले कौन कौन से हैं, ये रहता है अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा, इन 4 जिलों से मिलकर अजमेर संभाग बना है। हम यहाँ देखते हैं कि ये चारों जिले कहाँ कहाँ स्थित है। तो यहाँ नागौर जिले की स्थिति है, उसके बाद अजमेर जिला रहता है, टोंक जिला और उसके बाद रहता है भीलवाड़ा जिला। तो इन 4 जिलों से मिलकर हमारा 7वां संभाग बना है, वह संभाग रहा है अजमेर संभाग। अब साथियों यहाँ पर इसकी जो विशेषता की हम बात करते हैं, तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता जो किसी और संभाग की नहीं है उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि यह संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, और साथ ही साथ एक जो विशेषता इसकी वो जो किसी और संभाग की नहीं है, वो विशेषता क्या, कि यह संभाग जो है राजस्थान के सभी संभागों को स्पर्श करता है। राजस्थान के सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग है। राजस्थान के सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग है। तो राजस्थान का एकमात्र संभाग है ये जो राजस्थान के सभी संभागों को स्पर्श करता है। अब ये कैसे करता है उसको देखें। जैसे नागौर जिला है, संभाग स्तर की हम बात कर रहे हैं, तो नागौर जिला इसी संभाग में है। अब नागौर जो है चूरू की सीमा को लग रहा है, बीकानेर की सीमा को लग रहा है, इसका मतलब अजमेर संभाग बीकानेर संभाग को स्पर्श कर रहा है।
उसके बाद नागौर की सीमा जोधपुर से लगती है, नागौर की सीमा पाली से लगती है, इसका मतलब यह जोधपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है। फिर भीलवाड़ा जो है उसकी सीमा राजसमंद से लगती है, चित्तौड़गढ़ से लगती है, इसका मतलब यह संभाग उदयपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है। फिर भीलवाड़ा जो है उसकी सीमा कोटा से लगती है, बूंदी से लगती है, इसका मतलब यह जो संभाग है यह कोटा संभाग से भी स्पर्श कर रहा है। टोंक जो है उसकी सीमा सवाई माधोपुर से लगती है, इसका मतलब यह संभाग भरतपुर संभाग को भी स्पर्श कर रहा है। और अजमेर की सीमा जो है वो जयपुर से लगती है, टोंक की सीमा जयपुर से लगती है, इसका मतलब यह अजमेर संभाग जयपुर संभाग को भी स्पर्श करता है। तो राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो राजस्थान के अन्य सभी संभागों को स्पर्श करता है। तो साथियों, ये हमने बात की है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास रही है, इस क्लास के अंतर्गत हमने 2 प्रमुख टॉपिक को कंप्लीट किया है। हमने पहले बात की थी राजस्थान के प्रचलित भौगोलिक उपनामों की, और साथ ही साथ कुछ हमने बात की थी राजस्थान के जो प्राचीन नाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण कस्बों के, उसकी हमने बात की थी। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, हमने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की बात विस्तार से की है। हमने संभाग स्तर पर संभागों की प्रमुख विशेषताओं की बात की है विस्तार से, उसमें कौन कौन से ज़िले हैं हमने उसकी बात की है। अब आप इस क्लासरूम को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, और अगली जो क्लास हमारी रहने वाली है वो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान भूगोल के दृष्टिकोण से, क्योंकि वह टॉपिक राजस्थान के अन्य खूब सारे टॉपिक से रिलेट करता है। यदि यह टॉपिक आपको समझ में आएगा तो राजस्थान की ज्योग्राफी समझने में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो अगली क्लास में हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप तब तक इन टॉपिक को पढ़ते रहें, इस एप्लीकेशन को, इस क्लासरूम को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करते रहें। तो अगली क्लास के साथ आपसे बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।